ये कहानी है एक कंपनी की। एक ऐसी कंपनी जिसने तिजारत के बहाने एक पूरे बरे सगीर पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। जरा माजी में चलते हैं। साल था 1686। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि वो मुगलों से टक्कर ले सकते, लेकिन शहंशाह औरंगजेब की फौज के सामने उन्हें ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त हुई कि वो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। 200 साल से भी कम अरसे में वही कंपनी जिसको शिकस्त हुई थी वो तकरीबन पूरे बरे सगीर पर राज कर रही थी। ये कितना बड़ा पावर शिफ्ट था, है ना? तो सवाल यही है, आखिर एक प्राइवेट कॉरपोरेशन ने ऐसा कैसे कर दिखाया? ऐसा कारनामा जो ना उससे पहले कोई कर सका ना उसके बाद। चलें इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये कंपनी अपनी इब्तिदा में कैसी थी, जब ये सिर्फ एक मामूली सी तिजारती कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी या EIC सन 1600 में बनी। ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, मतलब बहुत से लोगों ने मिलकर पैसा लगाया था। तकरीबन 125 हिस्सेदारों ने 70,000 पाउंड जमा किए। उनका पहला टारगेट इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड से मसालों का बिजनेस करना। लेकिन एक मसला था, वहां पहले से ही डच कंपनी मौजूद थी जो उनसे कहीं ज्यादा अमीर और ताकतवर थी। तो मुकाबला न कर पाने की वजह से EIC ने अपना प्लान बदला और रुख किया हिंदुस्तान का, कपड़े और मसालों के लिए। अब जरा उस वक्त का फर्क देखिए। एक तरफ थी एक छोटी सी तिजारती फार्म और दूसरी तरफ मुगल सल्तनत, जो उस वक्त की एक सुपर पावर थी। कंपनी की हालत ये थी कि उन्हें एक फैक्ट्री लगाने की इजाज़त के लिए भी मुगल शहंशाह जहांगीर के सामने तोहफे पेश करने पड़ते थे, मिन्नतें करनी पड़ती थी। लेकिन ये जो बज़ाहिर एक मामूली सी कंपनी थी ना, ये बहुत जल्द कुछ और ही बनने वाली थी। जैसा कि किसी ने क्या खूब कहा है, ये एक बदमाश मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बन गई, जिसे ज़मीन छीनने और जंग करने तक के इख्तियारात मिल गए। ये सब बदला 1670 के आसपास। इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स दोम ने कंपनी को ऐसे इख्तियारात दे दिए जो किसी रियासत के पास होते हैं। अब वो अपनी ज़मीन खरीद सकते थे, अपने सिक्के छाप सकते थे, अपना कानून चला सकते थे, दूसरी ताकतों से मुआहदे कर सकते थे, जंग छेड़ सकते थे और सबसे बड़ी बात, अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी रख सकते थे। इसको आज के दौर में समझने की कोशिश करें। सोचें कि कोई बड़ी टेक कंपनी अपनी फौज बना ले और इसे किसी मुल्क के खिलाफ जंग का ऐलान करने की इजाज़त मिल जाए। ये कुछ इतना ही गैर मामूली था। तो एक तरफ तो कंपनी ताकतवर हो रही थी और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के हालात बदल रहे थे। एक ऐसा बदलाव जिसने कंपनी के लिए दरवाजे खोल दिए। हुआ ये कि 1707 में ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब का इंतकाल हो गया। बस फिर क्या था, तख्त के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। सल्तनत अंदर से कमज़ोर होने लगी। फिर 1739 में ईरान से नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करके उसे लूट लिया। शुमाल से अफ़गान हमले शुरू हो गए और इधर मराठा सल्तनत उभर रही थी, जो मुगलों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मतलब मरकज़ की ताकत बिखर रही थी और यही वो खला था जिसकी कंपनी को तलाश थी। और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए कंपनी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने अपनी हिकमत अमली को तिजारत से बदलकर सीधा सीधा कब्जे पर ले आए और इस खेल की शुरुआत हुई हिंदुस्तान के सबसे अमीर सूबे बंगाल से। इनका तरीका बड़ा शातिराना था। एक पूरा प्लेबुक था उनके पास। पहला कदम, हुक्मरान का कोई मुकामी मुखालिफ ढूंढो, जैसे मीर जाफर। दूसरा कदम, उस मुखालिफ और दूसरे नाराज सरदारों के साथ एक खुफिया डील कर लो। तीसरा कदम, अपनी ट्रेंड आर्मी को इस्तेमाल करके मौजूदा हुक्मरान को हरा दो। और चौथा और आखिरी कदम, अपने इस इत्तेहादी को तख्त पर बिठा दो जो अब पूरी तरह आपके एहसानों तले दबा हो। और इस प्लेबुक को इन्होंने 2 बड़ी जंगों में कामयाबी से इस्तेमाल किया। 1757 में जंग प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी और मीर जाफर को कठपुतली नवाब बना दिया। लेकिन जब कठपुतलियों ने भी थोड़े पर पुर्जे निकालने शुरू किए तो 1764 में जंग बक्सर में इन्होंने मुगल बादशाह समेत सबको शिकस्त दी और फैसला किया कि अब कठपुतली का खेल ख़त्म, अब हुकूमत बराह रास्त खुद करेंगे। और बक्सर की जंग के बाद उन्हें मिला असल जैकपॉट, दीवानी के हुकूक। इसका मतलब ये था कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सारे टैक्स कंपनी वसूल करेगी। मतलब कागजों में बादशाह कोई भी हो, असल हुक्मरान अब कंपनी बन चुकी थी। तो आप सोचें, बंगाल की सारी दौलत अब कंपनी के खजाने में आ रही थी। इसी पैसे के दम पर उन्होंने बाकी हिंदुस्तान को फतह करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। इस ब्लूप्रिंट का पहला टूल था सब्सिडियरी अलायंस। ये नाम नेहाद तहफ़्फ़ुज़ की एक स्कीम थी।
इसमें हिंदुस्तानी राजाओं से कहा जाता कि आप अपनी फौज खत्म कर दें, हम आपकी हिफाजत करेंगे, बस उसके बदले हमें पैसे दें। और जब कोई राजा पैसे नहीं दे पाता था तो कंपनी उसकी रियासत पर ही कब्जा कर लेती थी। इनका दूसरा खतरनाक टूल था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये एक अजीब कानून था कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है और वो मर जाता है तो उसकी रियासत खुद ब खुद कंपनी की मिल्कियत बन जाएगी। इसी कानून के जरिए उन्होंने झांसी और नागपुर जैसी कई रियासतों को हड़प लिया। और इन दोनों पॉलिसियों का नतीजा ये निकला कि 1818 आते आते बर्रे सगीर में रहने वाले हर 5 में से तकरीबन 4 लोग कंपनी के गुलाम बन चुके थे। ये एक नाकाबिले यकीन हद तक तेज रफ्तार कब्जा था। लेकिन कहते हैं ना, हर उरूज को जवाल है। अब देखते हैं कि कहानी का आखिरी बाब कैसे लिखा गया, जहां कंपनी की अपनी ही गलतियां उसके खात्मे की वजह बनी। 1857 में कंपनी की पॉलिसियों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी बगावत फूट पड़ी, जिसे जंग आज़ादी का नाम दिया गया। भले ही ये बगावत कुचल दी गई, लेकिन इसने लंदन में बैठी ब्रितानवी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। उन्हें एहसास हो गया कि एक तिजारती कंपनी से अब इतना बड़ा मुल्क नहीं संभाला जा सकता। तो फैसला ये हुआ कि खेल खत्म। बरतानी ताज ने कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। मतलब इसके सारे इलाके, इसकी फौज, इसकी दौलत, सब कुछ सीधा बरतानवी हुकूमत के कंट्रोल में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी खत्म हुई और यहां से बरतानवी राज का आगाज हुआ। ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। ये कहानी हमें कारपोरेट ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई कारपोरेशन इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो काबू से ही बाहर हो जाए।